हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट मॉडरेटर। लेक्चर नंबर 1.24 ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। हम लोग देख रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन किया था फॉर अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है और उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो हम लोगों ने डिफाइन किया था यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। उसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मतलब ये बोल सकते हैं कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इनफाइनाइट लेंथ का अगर सरफेस है, हमारे पास प्लेन शीट है जिसपे कि यूनिफॉर्मली सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके वजह से इधर इसके लेफ्ट साइड या राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी वो हम इसमें डिराइव करेंगे यूजिंग द सेम लॉ, गॉस लॉ। तो आइए गॉस लॉ में सबसे पहले गॉस लॉ का फॉर्मूला देख लेते हैं फिर से एक बार। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो उससे बाहर निकलता है वो इक्वल होता है 1/एप्सिलॉन नॉट ऑफ द चार्ज क्यू। जो चार्ज उसके अंदर इनक्लोज्ड है, उस सरफेस के अंदर जो चार्ज है, उस चार्ज की टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है टोटल उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का सरफेस इंटीग्रल है वो इक्वल होता है। चलिए, तो अब इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इधर लेफ्ट और राइट साइड में, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या डिफाइन करना होगा, तो एक गॉसियन सरफेस या ये बोले कि इनक्लोज्ड सरफेस एक डिफाइन करना पड़ेगा इसके क्रॉस में। तो हमने यहाँ पर जो पिंक कलर में सिलेंड्रिकल शेप आप देख सकते हैं, एक क्लोज्ड सरफेस डिफाइन किया है जो कि इस पूरे प्लेन शीट का कुछ पार्ट को कवर कर रहा है। इस पार्ट के लिए हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और फिर उसको जनरलाइज कर देंगे फॉर द एंटायर प्लेन शीट। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इस क्लोज सरफेस के लिए बात करते हैं। तो इस क्लोज सरफेस में तीन पार्ट है बेसिकली। एक ये फ्लैट सरफेस जो इधर दिख रहा है हम लोगों को, दूसरा फ्लैट सरफेस बी वाला जो इस लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और तीसरा जो सी पॉइंट देख सकते हैं, ये कर्व्ड सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है। तो दो फ्लैट सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। तो अगर हम लोगों को टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस पूरे क्लोज सरफेस के लिए या गॉसियन सरफेस के लिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग इसको तीन पार्ट में डील करेंगे। पॉइंट ए वाला जो सरफेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग से निकालेंगे, पॉइंट बी के लिए अलग से, और पॉइंट सी के लिए, मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस है उसके लिए अलग से। तो वही हम लोगों ने किया है। टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों को निकालना है या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो सरफेस इंटीग्रल निकालना है फॉर द एंटायर क्लोज्ड सरफेस, उसको हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पहले हम लोग पार्ट सी की ही बात कर लेते हैं। तो पार्ट सी के लिए देखिए, ये हमारा जो लाइंस, मतलब इनफाइनाइट शीट है या प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इसके नॉर्मल होगा। इधर राइट साइड में भी नॉर्मल होगा और लेफ्ट साइड में भी नॉर्मल होगा। बट जो हमारा जो सरफेस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। तो सरफेस का नॉर्मल डायरेक्शन ये अपवर्ड है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ये राइटवर्ड है इसके लिए। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो जब हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे फॉर द टोटल फ्लक्स निकालने के लिए, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ई डॉट डी एस का वैल्यू, ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा एंगल बन रहा है इनके बीच का 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब नेट जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, या ये बोले कि नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है फ्रॉम दिस कर्व्ड सरफेस, हर एक पॉइंट पर उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कर्व्ड सरफेस के लिए निकलेगा वो हो जाएगा 0। यानी इसको हम लोग एज्यूम नहीं करते हैं, इस कर्व्ड सरफेस को एलिमिनेट कर दे, हटा देते हैं, क्योंकि इसमें तो टोटल वैल्यू आने वाली है 0। अब बात कर लेते हैं इन दो फ्लैट सरफेसेस की। सरफेस ए की बात की जाए या सरफेस बी की बात की जाए, दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो किसी एक की ही बात करते हैं। जैसे इस सरफेस की बात कर रहे हैं बी की, तो बी सरफेस के ऊपर हम लोग को दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और जो सरफेस एरिया वेक्टर है जो कि सरफेस के नॉर्मल होता है, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा वो बन रहा है 0 डिग्री। यानी वेक्टर ई डॉट डी एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस 0 डिग्री।
और cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो EDS ही बेसिकली हमारा कंपोनेंट बचेगा। इससे टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो निकल रहा है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल रहा है DS पार्ट से। अब इस पूरे को जब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोगों को पूरे फ्लैट सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। इसी तरह से ए के लिए भी हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस फॉर्मेट में मिल जाएगा, EDS cos 0 डिग्री, और पूरा इसका इंटीग्रेशन सरफेस ए के लिए। तो चाहे सरफेस ए की बात करें या सरफेस बी की बात करें, दोनों जो है एक सर्किल का ही एरिया जो है वो एरिया उस पूरे सरफेस का एरिया है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पूरे सरफेस पर कॉमन है, मतलब सेम है। तो अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट करने के बजाय हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ द सेम इंटीग्रल, क्योंकि इंटीग्रेशन तो सेम ही है। तो ट्वाइस ऑफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि हर पॉइंट पर इसके कॉमन है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। तो ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब इस स्मॉल सरफेस एरिया का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं पूरे पार्ट के लिए, तो पूरे पार्ट के लिए मतलब सर्किल का ही एरिया लेना है, और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बी सरफेस से या ए सरफेस से निकल रहा वो मिल गया 2E, मतलब दोनों को मिला के 2E पाई आर स्क्वायर, और सी सरफेस से तो निकल ही नहीं रहा क्योंकि टोटल 0 हम लोगों को हर पॉइंट पे मिल रहा था। तो ओवरऑल पूरे एनक्लोज सरफेस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा मिल गया 2E इंटू पाई आर स्क्वायर, जहां पर E जो है वो इस पॉइंट ए या पॉइंट बी, मतलब सरफेस ए या सरफेस बी के किसी पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। चलिए, इतना तो हम लोगों ने निकाल लिया कि टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे क्लोज सरफेस से कितना निकल रहा है, और वो वैल्यू है 2E इंटू पाई आर स्क्वायर। अब दूसरा पार्ट बचता है हमारा, गॉस लॉ में हम लोगों ने फ्लक्स की वैल्यू निकाल ली। ये जो फ्लक्स है ये इक्वल होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट तो ऑफकोर्स मीडियम पे डिपेंडेंट है, इसकी तो वैल्यू फिक्स्ड होती है। चार्ज की बात कर लें तो ये इस क्लोज सरफेस के लिए इसके अंदर एनक्लोज्ड चार्ज कितना है वो हम लोगों को निकालना है। क्यू बेसिकली क्या दे रहा है, इस क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज। तो पूरे सीट पर तो चार्ज सिग्मा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर में या 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो चार्ज है वो है सिग्मा कूलम। तो इस एरिया में जो एरिया इस क्लोज सरफेस के अंदर आ रहा या सिलेंडर के अंदर आ रहा, उसमें कितना चार्ज है। तो उसमें जो चार्ज है उसको निकालने के लिए पहले तो हम लोगों को एरिया निकालना होगा कि इस पूरे सीट का कितना एरिया इस क्लोज सरफेस के अंदर है। तो जो क्लोज सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वही सीट का वही एरिया इस क्रॉस सेक्शन के अंदर आएगा, मतलब सिलेंडर के अंदर आएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना, तो वही सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो वो पाई आर स्क्वायर जो एरिया है पूरे सीट का एरिया में से पाई आर स्क्वायर जो एरिया है वो इस क्लोज सरफेस के अंदर आ रहा है। अब उस एरिया से हम लोग किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिग्मा से मल्टीप्लाई करते ही पाई आर स्क्वायर को हम लोगों को क्या मिल जाएगा कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से जो Q का वैल्यू है वो निकाल लिया, सिग्मा इनटू इसका एरिया यानी पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो गया, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा जो है वो इस सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब इस Q बाई एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग इक्वेट कर देंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल हम लोगों ने निकाल लिया, क्योंकि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो दोनों का इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अब दोनों को इक्वेट बस कर देते हैं। तो 2E इंटू पाई आर स्क्वायर को इक्वेट कर दिए सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट से। दोनों साइड में पाई आर स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। तो 2E किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, और 2 जब डिवाइड में चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू हमें मिल जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेन सीट के लिए या सीट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, चाहे हम लेफ्ट साइड की बात करें या राइट साइड की बात करें, दोनों साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो हमने फाइनली निकाला था। और ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का डायरेक्शन क्या होगा,
तो डायरेक्शन जो होगा वो इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अगर हम लेफ्ट साइड में निकालेंगे तो अवे फ्रॉम दिस, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर बाहर की तरफ, और राइट साइड में भी निकालेंगे तो इससे दूर इस तरफ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो डायग्राम में दिया हुआ है वही डायरेक्शन फॉलो करेगा, लेफ्ट साइड में लेफ्टवर्ड और राइट साइड में राइटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अवे फ्रॉम द सीट बेसिकली जाएगा, ठीक है। और जो वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वही चीजें, कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनली, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उससे दूर होगा, अवे होगा और इस पे नॉर्मल होगा, ठीक है। फॉर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर यहाँ पर पॉजिटिव के बजाय अगर नेगेटिव चार्ज रहता तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है। ये तो हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हम लोग टेस्ट चार्ज जो यूज करते हैं वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूज करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर पास में लाते हैं तो वो उसे दूर भेजेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और वहीं अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज की बात कर लें तो टेस्ट चार्ज हम लोग पॉजिटिव यूज करते हैं, तो पॉजिटिव को वो अपनी तरफ खींचता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसी तरह से अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड्स द सीट होता। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि पॉजिटिव है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस प्लेन सीट है, ठीक है। तो ये पॉइंट एक नोट करने वाली है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्टेड। जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोगों ने गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट स्मॉल आर रेडियस के लिए लिया था। अगर हम लोग इसको रेडियस को बड़ा भी कर दें या किसी भी वैल्यू तक ले जाएं, जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है हमारा वो आ रहा है ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर आर के वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है या इसके सिलेंडर के लेंथ का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ना तो सिलेंडर के लेंथ से इस पर कोई फर्क पड़ रहा है, ना तो सिलेंडर के रेडियस से इस पर कोई फर्क पड़ रहा है। यानी गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का लेंगे हमारा उस पे डिपेंड नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इट नाइदर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन नॉर द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस। चलिए, ना तो जिस पॉइंट पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, ना तो सिलेंड्रिकल सरफेस के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। फाइनल पॉइंट देख लेते हैं, इफ द प्लेन सीट इज थिक, अगर ये जो सीट हम लोगों ने लिया वो सीट थिन स्लिट लिया है, थिन सीट लिया है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो एकदम से पतले सीट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इसी को हम लोग थिक मान लेंगे, थिक सीट लेते हैं, तो उसके केस में क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले लेफ्ट साइड वाले सीट के सरफेस पर भी होगा और राइट साइड वाले सीट के भी सरफेस पे होगा। तो इंस्टेड ऑफ एक सीट कंसीडर करने के हम लोगों को वहां पर दो सीट कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे ही थिक सीट की बात करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड में भी एक प्लेन सीट डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा और राइट साइड में भी एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा वो हो जाएगा वैल्यू 2 सिग्मा, ट्वाइस ऑफ द सिग्मा, बिकॉज दो सरफेस आ गए। तो उसके केस में जो अब हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, चूंकि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा करते हैं 2 2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव कर लिया ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन सीट ऑफ चार्ज। दोनों तरह से हम लोगों ने देख लिया, अगर थिन सीट रहे तब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है और इन द केस थिक सीट रहे तो उसके केस में वैल्यू जो आती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आती है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस है, एग्जाम में इसकी जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। एग्जाम में जनरली थिन सीट को ही कंसीडर किया जाता है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चंस थोड़े से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं तो उसके केस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें कि अगर हम लोगों का थिक सीट कंसीडर करते हैं तो उसमें दो सीट कंसीडर करना पड़ेगा, बेसिकली एक सीट से उसमें काम नहीं चलेगा। ओके तो इसके कुछ और स्पेशल केसेस देख लेते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। एक केस जैसे है सिग्मा 1 और सिग्मा 2, ठीक है, दो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सपोज और दोनों किसी लेंथ पर एक दूसरे से सेपरेटेड है, जिसमें कि सिग्मा 1 की वैल्यू जो है वो सिग्मा 2 से ज्यादा है। तब अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो सकती है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं रीजन 1 की।
तो रीजन 1 में देख सकते हैं इससे भी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सीट की वजह से सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और सिमिलरली इस सीट की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी E2, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, E1 तो आ गई इस सिग्मा 1 के वजह से, और E2 जो आएगी वो सिग्मा 2 के वजह से, वो भी आ जाएगा सिग्मा 2/एप्सिलॉन नॉट। इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके लेफ्ट साइड में लग रहा है सिग्मा 1/एप्सिलॉन नॉट लग रहा है, और इसके वजह से भी लेफ्ट साइड में जो लग रहा है वो सिग्मा 2/एप्सिलॉन नॉट लग रहा है। तो दोनों को जब हम लोग सम कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा रीजन 1 के लिए। तो रीजन 1 के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब रीजन 2 की बात कर लेते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो E1 इससे दूर होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो दूर होगा, E2 इस वाले सीट से दूर होगा, मतलब इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सीट से दूर होगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस राइट साइड राइटवर्ड्स है, और E2 का डायरेक्शन जो है लेफ्टवर्ड्स है। तो दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और चूंकि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 है तो सिग्मा 1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बड़ा होगा सिग्मा 2 के कंपैरिजन में, और इस कारण से E1 में से E2 को हम लोग माइनस करेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू क्या होगी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम लोगों ने माइनस कर दिया सिग्मा 1 में से सिग्मा 2 को और डिवाइड कर दिया 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आ गई रीजन 2 के लिए। इसी तरह से रीजन 3 के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। तो रीजन 3 की बात की जाए तो E1 भी लेफ्ट साइड में ही जाएगा अवे फ्रॉम दिस सिग्मा 1 चार्ज, और E2 भी E1 भी राइट साइड में ही जा रहा है और E2 भी राइट साइड में ही जा रहा है ड्यू टू दिस सिग्मा 2 चार्ज। ठीक है, तो सिग्मा 2 चार्ज के लिए बात करें या सिग्मा 1 चार्ज के लिए बात करें, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो सेम है, इसलिए अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा रीजन 2 में भी सम हो जाएगा। तो सम करके हम लोग सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा चाहे रीजन 1 की बात करें या रीजन 3 की बात करें, मतलब दोनों जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उन दोनों के बाहर के साइड में अगर बात करते हैं हम लोग तो उस समय समेशन ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जब दोनों के बीच की बात करेंगे तो उस केस में हम लोगों का क्या होगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, E1 में से E2 को माइनस करेंगे। एक और केस देख लेते हैं जब सिग्मा 1 एंड माइनस सिग्मा 2 का केस आया, मतलब एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। तो बस हम लोग वैल्यूज जो है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। तो सिग्मा 1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है इससे दूर, और फिर राइट साइड में भी इससे दूर। ठीक है, सिग्मा 2 के लिए बात की जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से टुवर्ड्स द सीट आएगा। तो देख सकते हैं E2 का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सीट है और E2 का डायरेक्शन इधर भी टुवर्ड्स द सीट है। अब रीजन 1 की जब बात कर रहे हैं तो देखिए E1 जो है और E2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से अगेन सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है तो ये माइनस कर लिया जाएगा E1 माइनस E2, यानी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इस साइड में भी रीजन 3 में भी देख सकते हैं E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन रीजन 2 में मतलब उन दोनों के बीच में जब पॉजिटिव चार्ज सीट और दूसरा नेगेटिव चार्ज सीट ले रहे हैं तो उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों को हम लोग क्या करेंगे इस बार सम करेंगे, यानी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट कर दिया हम लोगों ने। तो इस तरह से अलग अलग रीजन में हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और लास्ट डायग्राम हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा जब दो ऐसे चार्ज सीट लिए जाएं जिसमें कि एक में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो दूसरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सेम है, वैल्यू सेम है, बट एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, मतलब एक सिग्मा है और दूसरा माइनस सिग्मा है, यानी दोनों जो चार्ज डेंसिटी है वो दोनों की वैल्यू सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, बट वन इज पॉजिटिव अदर वन इज नेगेटिव। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात की जाए तो E1 का डायरेक्शन हम देख सकते हैं अवे फ्रॉम दिस चार्ज सीट, और ये नेगेटिव चार्ज सीट है इसलिए E2 का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सीट है। ठीक है, दोनों साइड में देख सकते हैं। अब रीजन 1 की बात कर लेते हैं। तो रीजन 1 में E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चूंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस बार चार्ज डेंसिटी जो है सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेम है। सिमिलरली E3 की बात की जाए, रीजन 3 की बात की जाए तो उसके केस में भी हम लोगों का सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। सिर्फ इन दोनों के बीच में, इन दोनों चार्ज डेंसिटी के बीच में जो रीजन है यानी रीजन 2, वहां पर दोनों को सम किया जाएगा और उसकी जो वैल्यू होगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगी, मतलब सिग्मा प्लस सिग्मा यानी 2 सिग्मा, और 2 कैंसिल होते ही हमें वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों
रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर लिया। और इस वाले केस में हम लोगों को ये चीज़ पता चला कि अगर दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से लिया जाए कि दोनों की वैल्यू सेम हो बट एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, तो उसके बाहर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसके अंदर डेवलप्ड होता है, उन दोनों के बीच में डेवलप्ड होता है। तो ये वाला जो केस है, ये कैपेसिटर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय काफ़ी यूजफुल होगा ये केस। और उसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई वो आई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से इस पूरे सीट में हम लोगों ने ये टॉपिक को कवर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थीन प्लेन सीट ऑफ चार्ज। किसी प्लेन सीट ऑफ चार्ज या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू हो सकती है अलग अलग रीजन में। और कुछ स्पेशल केसेस भी देखे जहां पर हम लोगों ने दो सीट ऑफ चार्ज लिया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस। तो आप इस वीडियो को जितनी बार देख सकें प्रयास कीजिए इस पूरे टॉपिक को क्लियर करने का। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करूंगा और उसके साथ में उसके वीडियो सॉल्यूशन का भी लिंक अवेलेबल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग दिस वीडियो सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स क्लास 12 के लिए, जी एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए। थैंक यू।